हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्य एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आज आप अपने YouTube चैनल सत्य एजुकेशन पर पढ़ेंगे हिंदी में। दोस्तों, हम लोग आज से ग्रामर स्टार्ट करेंगे। डेली एक चैप्टर ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर में दोस्तों हम लोगों का पहला टॉपिक जो है, ग्रामर में हम लोगों का पहला टॉपिक होगा हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे? जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग दोस्तों चैप्टर की तरफ चलते हैं। जो हम लोगों का आज का टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। दोस्तों हम लोगों का आज का कि हिंदी, दोस्तों हिंदी है क्या? हिंदी एक भाषा है, एक बोली है जो हम लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो दोस्तों हिंदी में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में हमारा चैप्टर है वर्णमाला। तो दोस्तों हिंदी में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हिंदी होता क्या है। हिंदी होता क्या है? हिंदी होता है एक भाषा जो हम लोग बोलते हैं। भाषा जो है ये संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। हिंदी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी क्या है? भाषा। और भाषा जो होता है वो संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारी जो भाषा होती है, जो हम बोलते हैं, वो बड़े से छोटे में नहीं होती, बल्कि छोटे से शुरुआत होकर, या कोई भी भाषा हो वो छोटे से शुरुआत होकर, छोटी से छोटी चीज़ से शुरुआत होकर बड़ा से बड़ा चीज़ बनाता है, बड़ी से बड़ी चीज़ बनाती है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा शब्द जो होता है, ये भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो दोस्तों जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। और दोस्तों भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उन्हें हम ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं, और इसी ध्वनि को वर्ण बोला जाता है। और इन्हीं वर्णों से मिलकर हमारा पूरा वर्णमाला बनता है। जैसे एक फूल होता है, कई फूल मिलकर जब एक सर्कल में बन जाते हैं तो उन्हें हम माला कहते हैं। वो अकेला फूल नहीं होता, उसमें कई फूल मिलकर बनते हैं। उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कई सारे वर्ण मिलकर पूरा एक वर्णमाला बनाते हैं। और दोस्तों ये जो वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, जैसे एक सुटेबल क्रम में, ऐसा ना हो कि पहला लास्ट में लिख दिया जाए, लास्ट वाला पहले में लिख दिया जाए, नहीं। एक व्यवस्थित क्रम में जो हमारा दिया हुआ है, अभी जो हम पढ़ेंगे आगे, उस क्रम में जब हम इसे वर्णों को सजा देते हैं तो उस सिस्टम को हम वर्णमाला बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं वर्ण होते क्या हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हम लोग कोई शब्द ले लिए, जैसे हो गया जैसे हम लोग ले लिए राजन। हम लोगों ने लिया राजन एक शब्द है। हम लोगों ने एक शब्द लिया राजन शब्द ले लिया। राजन शब्द में दोस्तों हमारे तीन अक्षर हैं, जैसे रा, ज और ना। ये हमारा शब्द हो गया, एक शब्द हो गया। ये हमारा एक शब्द हो गया, और ये हमारे हो गए अक्षर। ये हमारे अक्षर हो गए, हमारे तीन अक्षर हो गए। इसके बाद दोस्तों इन अक्षरों में से हमें वर्ण निकलता है। अक्षर जो होते हैं वो वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे यहाँ पे आधा रा प्लस बड़ा आ मिलकर रा बनाया है। आधा रा और बड़ा आ मिलकर रा बनाते हैं। उसी तरीके से जो ये जा दिया हुआ है, जा, आधा जा और प्लस छोटा आ मिलकर जा बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा तीसरा वाला अक्षर दिया हुआ है
ना, ना ये क्या है, आधा ना है और छोटा आ। तो यहाँ पे हमारे अक्षर तो 3 हैं, लेकिन हमारे वर्णों की संख्या जो है वो 6 है। अक्षर हमारे 3 हैं, लेकिन वर्णों की संख्या 6 है। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी जो ये हिंदी वर्णमाला होती है, इसमें वर्णों की संख्या होती कितनी है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि अलग अलग एग्ज़ाम में या अलग अलग जगहों पे जिस चीज़ का हम एग्ज़ाम देते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा कि उच्चारण के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं, या स्वर कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, कि लेखन के आधार पर, लेखन कला के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो हमारा लेखन जो हम लिखते हैं जो हम लोग लिखते हैं, इसमें कुल मिला के 52 वर्ण होते हैं। कुल मिला के 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में लिखने के आधार पर या लेखन पद्धति पर हमारे टोटल 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, जिसमें हमारे 13 स्वर होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं और संयुक्त व्यंजन 2 होते हैं। अब यहाँ पे भी दोस्तों हम लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि यदि आयोग वाह को हटा दिया जाए तो कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो ये दोस्तों हमारा अंग और आहा, ये दोनों हमारे, इनकी गिनती स्वर में नहीं होती है। आती ये, चूँकि ये छोटा आ तो ये स्वर में ही है, लेकिन ये रियल में वास्तव में स्वर होते नहीं हैं। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तब हम लिखेंगे 13 होती है। तब हम लिखेंगे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 13। लेकिन अगर पूछ लिया जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब हमारा क्या होगा, 11 होगा। ये दोनों हमारे निकल जाएंगे। और अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वो 10 होते हैं। वो हम अभी आगे देखेंगे। उसके बाद दोस्तों स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों, जैसे जब हम अंदर से सांस लेके, जब अंदर से फेफड़े से निकलकर सांस निकलती है और टकरा के ऊपर जब आती है यहाँ पे, तो कंठ से स्टार्ट होकर मुंह के किसी ना किसी पार्ट में वो स्पर्श जरूर होती है, तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, जो या, रा, ला, वा होते हैं, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजनों में दोस्तों अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, उसमें कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऐसे कौन से व्यंजन होते हैं जो स्वर और व्यंजन के मध्य में आते हैं, तो वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या, र, ल, वा। उसके बाद दोस्तों ऊष्म व्यंजन होते हैं, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा। दोस्तों जब हम लोगों से ये पूछा जाता है, जब हम लोगों से पूछा जाएगा कि उच्चारण के आधार पर कुल कितने स्वर होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जो अंग और आहा, इन दोनों को आयोग वाह बोला जाता है। अंग और आहा को आयोग वाह बोला जाता है। और जो ये री होता है, इन तीनों स्वरों को एक ये और दो यहाँ पर, इन तीनों स्वरों को काउंट नहीं किया जाता। जब ऐसा बोला जाता है कि उच्चारण के आधार पर कुल कितने स्वर होते हैं, तो स्वरों की उच्चारण के आधार पर स्वर हमारे 10 होते हैं। और व्यंजन हमारे कितने होते हैं, व्यंजन हमारे होते हैं 35। हमने देखा कि हमारे कुल हिंदी वर्णमाला में हमने देखा कि हमारे हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं। कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। तो दोस्तों क्या होता है, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं,
जिसमें 13 स्वर होते हैं, बाकी सभी व्यंजन होते हैं। 13 स्वर होते हैं, बाकी सभी व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर दोस्तों हम देखेंगे कि स्वर क्या होते हैं। हम लोग देखेंगे कि स्वर क्या होते हैं। स्वर दोस्तों, स्वर की जो डिफिनीशन होती है या स्वर उन्हें कहा जाता है जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जा सके। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। या ऐसा कह दें कि जिन वर्णों का खंडन ना किया जा सके, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर का हम डिफिनीशन देख लेंगे तो क्या होता है कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर कहा जाता है, उन्हें स्वर कहा जाता है। जो जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकें, जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोल लेते हैं या बोल सकते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों का खंडन ना किया जा सके। खंडन ना करने का क्या मतलब है कि जिन वर्णों को तोड़ा ना जा सके उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे हमारे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, आहा। ये दोस्तों हमारे क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं। इनकी टोटल संख्या काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। लेकिन दोस्तों जो ये लास्ट के 2 स्वर हैं अंग और आहा, इन्हें आयोगवाह कहा जाता है। इन्हें आयोगवाह, जैसे ये जो अंग होता है इसे अनुस्वार कहा जाता है और ये आहा वाले को विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार, विसर्ग या आयोगवाह। अगर ऐसा पूछ रहा है कि स्वरों की संख्या तो 11, हमें ऑप्शन में देखना होगा। अगर हमारा 13 11 दोनों दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तब हमारा आंसर होगा 13। और अगर ऐसा कह रहा है कि स्वरों की संख्या कितनी है और 13 ऑप्शन में नहीं है तो 11 सही होगा। और अगर ऐसा दे रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, तब हमारा क्या होगा? 10। तब हमारे स्वरों की संख्या 10 होगी। अब दोस्तों हमने देख लिया कि स्वर क्या होते हैं और अब हम देखेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो स्वर जो होते हैं दोस्तों वो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। स्वर जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, स्वर का वर्गीकरण करेंगे। स्वर जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर दोस्तों, ह्रस्व स्वर का डिफिनीशन क्या होता है कि जिन स्वरों को बोलने में, ह्रस्व स्वर का डिफिनीशन क्या होगा कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर बोलेंगे। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर बोलेंगे। जैसे छोटा, ये दोस्तों हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जैसे जिन्हें बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने के लिए ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है।
इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये भी होता है। ये होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के बाद उसके बाद हमारा आएगा दीर्घ स्वर। ह्रस्व के बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का हमने डिफिनीसन देख लिया, क्या होता है कि जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में हमें एग्जाम्पल देख लिया, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, आ। जो ऊपर चंद्रकांत की बिंदी होती है ये वाला आ। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या आएगा, प्लुत स्वर। प्लुत, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं दोस्तों, जैसे हम जब किसी का नाम पुकारते हैं या नाटक वगैरह में संवाद करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं, ऐसे स्वर जिनको बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय जिस स्वर को बोलने में लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का एग्जाम्पल क्या होगा, प्लुत स्वर का एग्जाम्पल क्या होगा कि जैसे हम लोग किसी का नाम पुकारते हैं, जैसे सीता, राम, या हम लोग जैसे मंत्र का उच्चारण करते हैं ओम, तो हम लोगों को बोलने में जब इतना ज़्यादा टाइम लगता है तो वो हमारे प्लुत स्वर में होते हैं। जैसे राम, ओम, ये सब हमारे आएंगे प्लुत स्वर में। उसके बाद दोस्तों हम लोग आएंगे, हमने देखा कि हिंदी वर्णमाला में हमने देखा कि हिंदी हमारी एक भाषा है और भाषा हमारे संस्कृत के भाष शब्द से निकल के बना है। भाषा जो है वो हमारे संस्कृत के भाष शब्द से निकल के बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना। भाष शब्द का अर्थ होता है बोलना। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि हमारे जो होते हैं, हमारी जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है, और उसी ध्वनि को हम लोग वर्ण बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या देख लिया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जब हम वर्णों का एक व्यवस्थित डाटा तैयार कर देते हैं या व्यवस्थित माला बना लेते हैं तो उसे हम वर्णमाला बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारे टोटल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं, और जितने बचते हैं वो सभी क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। और इन स्वरों में हमने देखा कि जो हमारे अंग और आहा ये जो दो हमारे होते हैं इन्हें हम आयोग वाह बोलते हैं। अंग और आहा को हम लोग आयोग वाह बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ये वाला मात्रा होता है इसे हम लोग अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वर या अनुस्वार। और जो ये हमारा ये वाला होता है इसे हम विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग। इन्हें हम लोग विसर्ग बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा कि हमने स्वर का क्लासिफिकेशन किया, हमने स्वर को बांटा 3 पार्ट में। हमारे 3 प्रकार के स्वर होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, एक प्लुत स्वर होता है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग आएंगे व्यंजन पर कि हमारे व्यंजन होते क्या हैं, व्यंजन हमारे होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो दोस्तों हम देखेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, हम लोग व्यंजन का डिफिनीसन देखेंगे। तो व्यंजन दोस्तों, व्यंजन का डिफिनीसन है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों कहने का क्या मतलब है कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के, या वो छोटा आ से आ तक, कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। जैसे हम लोग लिख दिए, कोई व्यंजन ले लिए, जैसे का व्यंजन ले लिए, का। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, का किससे मिलके बना होता है, का किससे मिलके बना होता है, का आधा का प्लस छोटा, ये दोनों मिलकर का बनाते हैं। अगर ये आ ना रहे तो हम लोग
जो वर्ड होते हैं उनका उच्चारण सही से कर नहीं पाएंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोले जा सकते। डिफिनीशन क्या दे रहा है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्डों को व्यंजन कहा जाता है। जैसे अभी यही का ले लिया जाए तो हम कहें क, ऐसे कहना पड़ेगा, लेकिन जब छोटा उसमें ऐड हो जाएगा तो एक वो कहलाएगा क, वो तब कहलाएगा क। तो वही कह रहा है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्डों को व्यंजन कहा जाता है। और कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर होता है, प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला रहता है, बिना आ के व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं है। बिना आ के उच्चारण करना संभव नहीं है। किसका संभव नहीं है या क्या उच्चारण करना? व्यंजन का। व्यंजन बिना आ स्वर के नहीं बोला जा सकता। डिफिनीशन हमने देख लिया कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्डों को व्यंजन कहा जाता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हमारे व्यंजन क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और वो उनका उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है, वो बोले कैसे जाते हैं, कौन से उच्चारण किस नाम से जाने जाते हैं, कौन से व्यंजन किस नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग व्यंजन देखेंगे। तो दोस्तों हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्यंजन हमारे कितने होते हैं। तो दोस्तों हमारे 25 तो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 जो होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं। स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं? तो होता क्या है दोस्तों कि जब हम लोग अंदर से सांस खींच के या हवा खींच के जब हम बोलते हैं और वो आके हमारे कंठ से लेकर के मुंह के अंदर के किसी ना किसी विशेष पार्ट से टकराती ज़रूर है, तो उन वर्डों को स्पर्श किसी ना किसी पार्ट से वो स्पर्श जरूर करेगी, किसी ना किसी पार्ट को छुएगी ज़रूर। तो उन व्यंजनों को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। जैसे स्पर्श व्यंजन में हमारे कितने आते हैं? 25 आते हैं। और वो होते कौन कौन से हैं? तो हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, उसके बाद आएगा हमारा ता वर्ग, टा वर्ग, उसके बाद आएगा हमारा पा वर्ग, पा वर्ग। तो दोस्तों होता क्या है कि हमारे स्पर्श व्यंजन जो हमारे 5 वर्ग होते हैं इन व्यंजनों में, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ये हमारे 25 क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 तो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि हम जब ये वाला वर्ग पढ़ेंगे, टा वाला, टा ठा डा डा अड़ा, इसमें क्या होता है दोस्तों, हम इन दोनों वर्डों का 2 बार यूज करते हैं, जिसमें हमारा ऐसे लिखा रहता है। एक ये होता है अढ़ा, अढ़ा और अढ़ा, ढ़ा। ये हमारा डा और ढा, डा और ढा। इसमें क्या होते हैं? एक अढ़ा होता है, एक अढ़ा होता है। ये दो हमारे होते हैं। ये जो हमारे होते हैं इन्हें हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। द्विगुण व्यंजन या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। तो दोस्तों ये 25 ये हमारे होते हैं। उसके बाद 2 ये हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। जैसे य, र, ल, वा। ये 4 हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। या, र, ल, व, ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ये 25 ये हुए, 25 2 27
और 27 4 31 ये हो गए। अब जो दोस्तों ये अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो तो अभी हम आगे देखेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि इनको बोला क्या क्या जाता है। अंतस्थ व्यंजन को बोला, इन चारों वर्णों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अंतस्थ व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में क्या हुआ था दोस्तों कि हमारा मिला था या र ला वा, ये हमारे मिले थे अंतस्थ व्यंजन में। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये या और वा को अर्ध स्वर बोला जाता है, अर्ध स्वर बोला जाता है। या और वा को अर्ध स्वर बोला जाता है। रा और ला, या और वा को क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर बोला जाता है। रा को दोस्तों, ये जो रा होता है इसे लुंठित व्यंजन और जो ये ला होता है, रा को लुंठित व्यंजन और ला को पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। या वा को अर्ध स्वर बोला जाता है, रा को लुंठित व्यंजन बोला जाता है और ला को पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं कि इसके बाद हमारा क्या आता है। अंतस्थ व्यंजन हमने देख लिया, हमने पार्श्विक व्यंजन देखा, द्विगुण व्यंजन देखा, उसके बाद हमने अंतस्थ व्यंजन देखा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, ऊष्म जैसे पता ही चल रहा है कि ऊष्मा ज़्यादा निकल रहा हो, ऊष्म से पता चल रहा है कि हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से उस वर्ण को बोलने में ज़्यादा ऊर्जा लग रहा है। जैसे बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा, जिन स्वरों को बोलने में शरीर से ज़्यादा एनर्जी लगती है, ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। ऊष्म स्वर नहीं, सॉरी, ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। जिन व्यंजनों को बोलने में ज़्यादा एनर्जी लगती है उन्हें ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। होते हैं कि जिन व्यंजनों को बोलने में हमारे बॉडी से, शरीर से ज़्यादा एनर्जी निकलती है या ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। ऊष्म व्यंजन, दोस्तों हमारे ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आएंगे। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा, ये जो होते हैं 4 वर्ड, ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए, हमें बोलने में बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा, ये सब बोलने में हमें ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, तो ऐसे वर्ड जो होते हैं, ये 4 वर्ड क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब ऊष्म व्यंजन के बाद दोस्तों हमारा क्या आता है, ऊष्म व्यंजन के बाद हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब दोस्तों पता चल रहा है, संयुक्त में लग रहा है कि संयुक्त, जुड़ा हुआ, मतलब इसमें 2 व्यंजन मिल के बनाते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन दोस्तों क्या होते हैं, छ, त्रिक, ज्ञा और श्रा। ये दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें 2 व्यंजन मिल के बनाते हैं। जैसे छ आता है, इसमें का और खट्टी सा मिल के ये बनाते हैं। उसके बाद त और रा मिलकर त्रा बनाते हैं। उसके बाद आता है हमारा ज्ञा, तो इसको जा और इया मिल के बनाते हैं, सॉरी इया मिल के बनाते हैं ज्ञा। उसके बाद दोस्तों हमारा स्रा आता है, जिसमें ये मिलके स्रा बनाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या देखेंगे, हमने देखा कि हमारे अंतस्थ व्यंजन में जो 4 वर्ण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। उसके बाद हमने ऊष्म व्यंजन देखा, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जिनको बोलने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, वो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसमें 2 व्यंजन ऐड होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा उसमें जो है 25 स्पर्श हुए थे प्लस 2 द्विगुण हुए थे,
प्लस 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हुए, 4 ऊष्म व्यंजन हुए और 4 हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। तो ये 4 4 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 20, 19 20 39 हुए। 39 में जब हम इनमें प्लस 13 स्वर ऐड करेंगे, 13 स्वर ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल मिला के बन जाएगा 52। जो हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं यही टोटल होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि इन व्यंजनों का और स्वरों का उच्चारण स्थान होता कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे कि हमारे व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, उसी में हम सेट कर लेंगे कि हमारे स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है। उच्चारण स्थान होने का मतलब है दोस्तों कि जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं या कोई भी वर्ण जब हम बोलते हैं तो वो हमारे कंठ से लेकर के और मुंह के अंदर किसी ना किसी पार्ट से वो स्पर्श जरूर करता है, या तो कहीं से बीच से निकलेगा, टकराएगा, टच करेगा, ऐसा होता है। तो हम देखेंगे कि हमारे ये कहाँ पे स्पर्श होते हैं या कहाँ इनका उच्चारण स्थान होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी पहले देखा था कि हमारे 5 वर्ग होते हैं, पाँचों में 5-5 अक्षर होते 5-5 वर्ण होते हैं, सॉरी। तो हमारा पहला वर्ग हो जाएगा का वर्ग। पहला वर्ग हमारा होगा का वर्ग। का वर्ग में दोस्तों हम देखेंगे कि हमारे 5 अक्षर आते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। और क्या होता है दोस्तों, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या देखेंगे हम कि इनका उच्चारण हमारा स्थान होता क्या है, हमारा इसमें उच्चारण स्थान कहाँ पे, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान या किस स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि हमें हमारे का वर्ग कहाँ से निकलता है, कौन कौन सा कहाँ से निकलता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या देख लेंगे कि जो हमारा का वर्ग होता है ये हमारे यहाँ कंठ से निकलता है, कंठ से स्टार्ट होकर अंत में यहाँ पे ओष्ठ पे आके ख़त्म हो जाता है। तो कंठ से हम देखेंगे कि का वर्ग जो होता है इसे हम बोले का, तो हमारा जोर यहाँ से लग रहा है और हवा यहाँ से ज़्यादा निकल रही है, पूरी एनर्जी हमें यहाँ पे देना पड़ रहा है और यहीं से हमारा ये वर्ड हमारे निकल रहे हैं। तो हमारा जो पहला का वर्ग होता है इसे हम बोलते हैं कंठ, सॉरी कंठ। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है चा वर्ग। चा क्या होता है दोस्तों, चा वर्ग जो होता है ये हमारा तालु होता है। अभी हम इनको बता रहे हैं कि ये होता क्या है, सॉरी एक बार देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा मुंह हो गया, ये हमारे ओष्ठ हैं, ये हमारे ओष्ठ हैं और बीच में यहाँ पे हमारा होता है जीभ होता है, जीभ होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये हमारा ये पार्ट होता है। अब इसमें डायरेक्ट सीधा बता दिया गया है, बाकी ये हम लोगों में इस तरीके से है। तो वही होता है कि इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कंठ, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कंठ, और जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम तालु बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, तालु होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब ये जीभ होती है, ये जीभ होती है, जब ये जीभ ऐसे जाके टकरा के इसमें टच करती है तो इसे हम लोग मूर्धा बोलते हैं, मूर्धा। ये हमारा कंठ है, ये हमारा जब जीभ जाके इसमें टकराता है इस तरीके से तो ये मूर्धा बोला जाता है। और इस पार्ट को हम लोग तालु बोलते हैं, तालु बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या आता है, उसके बाद दोस्तों हमारा जो ता वर्ग होता है वो हमारा दंत वर्ग होता है। ता, था, दा, दा जिसमें रहेगा वो हमारा दंत वर्ग होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं ये हमारे दांत होते हैं, सॉरी यहाँ पे जबड़े के पास हमारे दांत होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे जहाँ पे दांत होंगे ये दंत वर्ग हो जाएगा, दंत या ता वर्ग हो जाएगा, तालु हो जाएगा चा वर्ग, मूर्धा हो जाएगा टा वर्ग हो जाएगा। जैसे देखिए अभी हमें टा बोलने में टा, तो क्या कर रहे हैं, हमारा जो जीभ है वो मुड़ के ऊपर मुड़ रहा है और ऊपर वाले पार्ट में तालु में टच हो रहा है, उसी को हम लोग मूर्धा बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट में क्या आता है, ओष्ठ, जिसमें हमारे ओठ एक दूसरे में टच होते हैं या ओठ की सहायता से ये वर्ण हमारे बोले जाते हैं, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और ये जो है दंत वर्ग ये सब क्या होते हैं। तो दोस्तों ये देखा हमने का वर्ग को कंठ बोला जाता है, चा वर्ग को तालु बोला जाता है, तालु, और
टा वर्ग को मूर्धा बोला जाता है, मूर्धा। और जो ता वर्ग होता है इसे दंत बोला जाता है। और जो ये पा वर्ग होता है इसे ओष्ठ बोला जाता है, ओष्ठ या ओठ बोल दीजिए आप, ये बोला जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अब हम इसे याद कैसे रखें। कभी कभी इसका पहला वाला वर्ड ले लेते हैं, यहाँ से ये पहला वाला वर्ड ले लेंगे, जैसे कचट, 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 कचट तप। कभी कभी ऐसे याद कर लेते हैं लोग। और कभी कभी आपने एक गाड़ी का नाम सुना होगा केटीएम, कहीं कहीं पे ये चीज़ बताई जाते हैं, कोचिंगों में, अदर जगह पे भी। तो इसका क्या होता है, यही जो ये इंग्लिश में जब लिखा जाता है शार्ट में कंठ के तालु टी, इसी तरीके से पहला पहला वर्ड ऐड करके बनाया गया है। गाड़ी का आपने नाम सुना होगा केटीएम, KTM, इस गाड़ी का नाम आपने सुना होगा। जैसे आप अपने घर में मांग रहे हैं कि मुझे KTM गाड़ी दो, KTM गाड़ी दो, KTMDO, KTM गाड़ी दो। तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला पहला वर्ड जुड़ेगा KTMDO, सॉरी ये डी है, KTM दो, KTM दो। के से हो जाएगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इस तरीके से हम याद रखेंगे कि हमारे कौन कौन से किस्में क्या होते हैं। तो हमने देखा कि हमारा का वर्ग जो होता है उसका उच्चारण स्थान हमारा के होता है, कंठ होता है। उसके बाद हमने चा वर्ग का देखा, इसका उच्चारण स्थान हमारा तालु होता है। जैसे हम जब तालु वाले अक्षरों को, वर्डों को बोलते हैं, सॉरी तालु, चा वर्ग को जब हम बोलते हैं, जैसे चा, छा, जा, झा, या, जब हम इस वर्ग को बोलते हैं तो हमारा जीव होता है डायरेक्ट जाके ऊपर वाले पार्ट में जो तालु होता है उसमें टच होता है। तो वही है कि हमारा चा वर्ग क्या होगा, तालु होगा। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे टा वर्ग पर। हमारे टा वर्ग क्या होते हैं, टा वर्ग में जो हमारी जीभ होती है वो मुड़ के तालु में स्पर्श करती है। तो टा वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, मूर्धा। और दोस्तों यही दो अक्षर हैं जिन्हें हम उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा ता वर्ग। ता में हमने देखा था कि डी का पहला अक्षर था दो वाले में का डी, दंत वर्ग होता है। चूँकि इसमें दा है भी तो दा से बनेगा दंत वर्ग। अब इसमें देखेंगे हम लोग बोलेंगे ता, था, दा, धा, ना, ये सब हमारे दांत में स्पर्श हो रहे हैं। तो ये सब हमारे क्या होंगे, दंत व्यंजन होंगे या दंत वर्ग होगा। उसके बाद दोस्तों अब जैसे इसे पूछ लिया कि दा का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा दा। उसके बाद दोस्तों हमारा पा वर्ग आता है। पा वर्ग में हम जानते हैं हमारा लास्ट वर्ग है। उसके बाद पा वर्ग को बोलने में हमारे ओठ टच हो रहे हैं एक दूसरे से, पा, फा, बा, भा, मा, तो ये हमारा ओष्ठ वर्ग हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तो अभी तक हमने देख लिया कि ये सब हमारे स्पर्श व्यंजन थे। अभी हमारे अंतस्थ व्यंजन बच रहे हैं, अंतस्थ व्यंजन बच रहे हैं, ऊष्म व्यंजन बच रहे हैं और संयुक्त व्यंजन भी बच रहे हैं। तो उनका भी उच्चारण स्थान सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ पे होता है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि हमारे उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ पे होते हैं। हमने 5 वर्ग का देख लिया जो हमारे स्पर्श व्यंजन में आते थे। 5 वर्ग का हमने देखा जो हमारे स्पर्श व्यंजन में आते थे, उनका उच्चारण स्थान कहाँ हुआ, का वर्ग का कंठ, चा वर्ग का तालु, टा वर्ग का मूर्धा, ता वर्ग का दंत, पा वर्ग का ओष्ठ। ये 25 तो दोस्तों हमारे हो गए। उसके बाद हमारे क्या बच रहे हैं, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन थे। अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या था, य, र, ल, व। तो हम सबसे पहले देख लेंगे य, र और ला, वा का। तो दोस्तों जो हमारा या होता है उसका उच्चारण स्थान हमारा तालु होता है। जैसे देखिए या, हमारा या होता है वो हमारे तालु से स्पर्श होकर बोला जाता है। तो या वाला पार्ट दोस्तों हमारा तालु में आएगा। और जो हमारा दोस्तों रा होता है, रा, वो देखिए रा बोलने में या बोलने में दोस्तों हमारा दांत जो है, हमारा जीभ जो है वो दांत से टकरा रहा है, तो डायरेक्ट ये हमारा दंत में चला जाएगा। हमारा या हो गया, रा हो गया और ला भी हमारा दंत में होएगा। जैसे ला, तो हमारा जीभ जो है वो दांत से स्पर्श हो रहा है, तो ये डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, रा और ला दंत वर्ग में आएंगे, रा और ला दंत वर्ग में आएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या बच रहा है अंतस्थ में, या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वा बच रहा है। वा क्या होता है दोस्तों, वा हम लोगों का दंतोष्ठ होता है। जैसे वा, जैसे जीभ के पीछे वाला पार्ट वो दांत में टच हो रहा है
और बाकी आगे वाला पार्ट ओठ के माध्यम से बोला जा रहा है। मतलब सॉरी, पीछे वाला पार्ट दांत में टच हो रहा है, आगे वाला पार्ट ओठ के माध्यम से बोला जा रहा है, जैसे वाह वाह। तो ये हमारा आता है दंतोष्ठ में। उसके बाद दोस्तों हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। ऊष्म व्यंजन आते हैं, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा। तो दोस्तों क्या होता है कि बड़ा सा तो हमारा तालु में आ जाएगा, बड़ा सा हमारा तालु में आएगा, जैसे बड़ा सा। रा हमारा डायरेक्ट, सॉरी, जो हमारा जीभ है वो डायरेक्ट तालु में टच हो रहा है, बड़ा सा, बड़ा सा। तो ये हमारा तालु में आ जाएगा, तालु में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों बड़ा सा के बाद क्या था, खट्टी सा था, खट्टी सा, खट्टी सा। जैसे इसमें जीभ हमारा पूरा मुड़ रहा है और तालु में टच हो रहा है, तो ये डायरेक्ट हमारा मूर्धा में जाएगा, डायरेक्ट हमारा मूर्धा में जाएगा, खट्टी सा हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा छोटा सा बचता है, छोटा सा। छोटा सा बोलने में हमारा जीभ डायरेक्ट दांत में टच हो रहा है, तो ये दंत वर्ग में आएगा, छोटा सा हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है हा। हा में हमारा जीभ कहीं स्पर्श नहीं हो रहा है, लेकिन ये हा वर्ड जो है वो हमारे कंठ से डायरेक्ट निकल रहा है, हा हा। तो ये हमारा हो जाएगा, हा हमारा हो जाएगा कंठस्थ, वो सॉरी कंठ में हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे क्या आते हैं, संयुक्त व्यंजन आते हैं। हमने देख लिया कि हमारे व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है। अब हम देख लेंगे कि हमारे स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है। तो दोस्तों जो छोटा और बड़ा होता है इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। जैसे छोटा बड़ा ये बोलने में हमें कंठ से एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो ये आ जाएंगे हम। तो दोस्तों जो हमारे छोटा और बड़ा होते हैं इनको एनर्जी हमारे कंठ से लग रही है, तो ये हमारे कंठ में आ जाएंगे, छोटा और बड़ा कंठ में आएंगे। उसके बाद दोस्तों आहा, तो हमारा बच जाता है ओ और औ। ये दोस्तों हमारा होता है क्या है, ओ औ। ये निकलते कंठ से हैं, लेकिन फेस टच जो बनता है वो ओष्ठ पे बनता है, तो ओ और औ में हमारा कंठ और ओष्ठ दोनों होगा। उसके बाद दोस्तों ए और ऐ, ए ऐ ये हमारा कंठ और तालु में होंगे, ए ऐ। जैसे जीभ का स्पर्श हमारा कंठ तालु के साइड में है, और जीभ का फेस हमारा तालु की साइड में है, और एनर्जी कहाँ से निकल रही है, कंठ से, ए ऐ। तो ये हमारे कंठ तालु में होंगे। दोस्तों हमने देख लिया कि हमारे स्वर और व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है। अब हम देख लेंगे दोस्तों घोष क्या होता है और प्राण क्या होता है। घोष क्या होता है दोस्तों, कि जब हम किसी शब्द को बोलते हैं, घोष का मतलब होता है, सॉरी, घोष का मतलब होता है कि जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो उस शब्द को बोलने में, सॉरी, जब हम उस शब्द को बोलते हैं तो जो हमारी स्वर तंत्रियाँ होती है, स्वर तंत्रियाँ का मतलब जो ये स्पर्श करने वाले तंत्र होते हैं, क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, कंपन होता है, स्वर तंत्रियों में श्वास में जब कंपन होता है तब हम उसी को घोष कहते हैं। घोष का क्या मतलब होता है दोस्तों, स्वर तंत्रियों में कंपन होना। अगर कंपन हो रहा है तो घोष होगा, नहीं हो रहा है तो आघोष होगा। तो आघोष में कौन से अक्षर आते हैं और घोष में कौन अक्षर आते हैं, यही हम देखेंगे। आघोष में क्या होता है दोस्तों, आघोष में दोस्तों इतने अक्षर आते हैं। आघोष में, आघोष क्या है, जब जब स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन ना हो तब उसे हम आघोष बोलेंगे। आघोष में कौन कौन से आते हैं, जो हमारे पांचों वर्ग थे, पांचों वर्ग में, जो हमारे पांचों वर्ग थे, पांचों वर्ग में पहला और दूसरा अक्षर, जैसे का खा, सॉरी, जैसे का खा, चा छा, का वर्ग चा वर्ग, टा वर्ग टा ठा, ता था, पा फा। ये सब दोस्तों क्या होंगे, प्रथम और दूसरे, हर वर्ग का, पांचों वर्ग में हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आघोष होगा, और बाकी जो तीन बच जाएंगे वो साघोष होंगे। जैसे साघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे गा, घा, अंगा। आगे के दोनों अक्षर छोड़ के, मतलब प्रथम और दूसरा, पांचों वर्ग में पहला और दूसरा अक्षर आघोष होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर साघोष होता है।
ये हमें 25 वर्ड निकल गए, जिसमें 15 हमारे सघोष हो गए और 10 हमारे आघोष हो गए। उसके बाद दोस्तों आघोष में क्या होता है, तीनों सा, बड़ा सा, खट्टी सा और छोटा सा, ये तीनों भी हमारे क्या होते हैं, आघोष होते हैं। ये तीनों भी हमारे आघोष होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो ये फा होता, आगत, जो आगत व्यंजन होते हैं, आगत व्यंजन, जो आगत व्यंजन जा और फा होते हैं, ये इसमें दोस्तों जा और फा, ये जो फा होता है ये भी क्या होता है, आघोष होता है। फा, ये भी हमारे क्या होते हैं, आघोष होते हैं। उसके बाद दोस्तों ये इतने ही हमारे आघोष होते हैं। बाकी अब हम आएंगे साघोष पे। साघोष क्या होता है कि जब स्वर तंत्रियों में बोलने पर श्वास में कंपन होता है, तब क्या होते हैं, वो हमारे साघोष होते हैं। साघोष क्या होते हैं कि कंपन होता है कहाँ पे, स्वर तंत्रियों में। तो साघोष में क्या होता है दोस्तों, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आता है। इसके अलावा सभी स्वर, जितने स्वर होते हैं ये सभी साघोष होते हैं। उसके बाद दोस्तों अंतस्थ व्यंजन जो था हमारा, य, र, ल, व, ये सभी हमारे अंतस्थ वो जो होते हैं साघोष होते हैं। और क्या होता है, ये जो हमारा हा होता है, ऊष्म व्यंजन का चौथा अक्षर हा, चौथा वर्ण हा, ये भी हमारा साघोष होता है। तो ये हमने देख लिया कि हमारे आघोष क्या होते हैं, साघोष क्या होते हैं। हर वर्ग का पहला, दूसरा आघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा साघोष, सभी स्वर साघोष में आएंगे। अंतस्थ व्यंजन साघोष में आएंगे। ऊष्म व्यंजन का 3 अक्षर पहला, तीनों सा, वो हमारे आघोष में आएंगे। हा साघोष में आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आघोष और साघोष क्या होता है ये देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे प्राण क्या होते हैं। प्राण क्या होते हैं। प्राण से दोस्तों हम लोग जानते हैं, जैसे कहते हैं कि तभी तक प्राण है। प्राण का मतलब डायरेक्ट हम किस चीज़ से लेते हैं, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का मतलब हवा में होती है, हवा को हम लोग प्राण बोलेंगे। हवा का क्या मतलब है यहाँ पर कि किन अक्षरों को बोलने में ज़्यादा एनर्जी हवा निकल रही है और किन अक्षरों को बोलने में कम निकल रही है, वही होते हैं अल्प प्राण, कम वायु या कम हवा, और महाप्राण, ज़्यादा वायु या ज़्यादा हवा। तो अल्प प्राण में क्या होता है दोस्तों, हम अल्प प्राण में जो हमारे पांचों वर्ग थे, का से लेकर माँ तक जो हमारे पांचों वर्ग आते थे, 5 वर्ग आते थे, का, चा, टा, ता, पा, इतने वर्ग में हम क्या करेंगे कि इन वर्गों को हम अपने उंगलियों पे याद कर सकते हैं। जैसे पहला अल्प से शुरू होगा, अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प। मतलब क्या होगा दोस्तों कि अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर आएंगे। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आएंगे। उसके बाद अंतस्थ में य, र, ल, व। उसके बाद दोस्तों जो उत्क्षिप्त में हमने देखा था, उसमें ये ढा वाला और ये जो आगत में फा होता है, आगत व्यंजन जो 2 होते हैं उसमें का फा और उत्क्षिप्त का ये अड़ा वाला, ये वाले जो हैं हमारे अल्प प्राण में होंगे। और महाप्राण क्या होंगे दोस्तों, पहला, तीसरा और पांचवा तो हर वर्ग का निकल गया था अल्प में, जो दूसरा और चौथा है ये महाप्राण में आएंगे। उसके बाद ऊष्म व्यंजन में जो बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा, जो ये ऊष्म व्यंजन में आते थे, ऊष्म व्यंजन में ये सब हमारे क्या होंगे, महाप्राण होंगे। इसके अलावा जो दोस्तों आगत में जा रहता है वो, और ये जो उत्क्षिप्त में अढ़ा था, ये दोनों मिलाकर ये सब क्या होते हैं, ये सब टोटली आएंगे महाप्राण में दोस्तों। तो हमने देखा कि हमारे प्राण क्या होते हैं। प्राण का मतलब वायु होता है। हवा कहाँ से ज़्यादा निकल रही है, हवा हमारी ज़्यादा कहाँ से निकल रही है, दोस्तों इसमें आएंगे 2 पार्ट आएंगे, एक आएगा अल्प प्राण, एक आएगा महाप्राण। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण रहेगा, महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण रहेगा। अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन रहेंगे, उसके बाद ये डा और फा रहेगा। महाप्राण में ऊष्म व्यंजन और ये अढ़ा और जा रहेंगे। आपको हम आशा करते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई होगी। सभी दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। अब दोस्तों ये पूरा आपको समझ में आ चुका है, ये दोस्तों पूरा चैप्टर कंप्लीट भी हो चुका है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे, जो हमारा ग्रामर का 2nd चैप्टर होगा, उसको और भी अच्छे से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।